अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 के इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह की मोशन जो है वो शो करते हैं। तो डेली लाइफ की जो बॉडीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दो तरह की मोशन जो है वो शो करते हैं, या दो हिस्सों में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक है मोशन इन वन लाइन, और दूसरी जो मोशन है वो है स्टूडेंट्स मोशन इन टू लाइंस। अब ये दोनों तरह की जो मोशन है वो आपके चैप्टर 3 में मौजूद है। पहला हिस्सा मोशन इन वन लाइन को डिस्कस करता है, और इस चैप्टर 3 का आखिरी हिस्सा मोशन इन टू लाइंस को डिस्कस करता है। जो मोशन इन वन लाइन है इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं, 1D, और जो मोशन इन टू लाइंस है इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहा जा सकता है। और आप आखिरी जो टॉपिक पढ़ोगे वो टू डायमेंशनल मोशन पढ़ोगे, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनको हम यूजली इस्तेमाल करते हैं मोशन इन वन लाइन के ऊपर। मोशन इन टू लाइन के ऊपर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सवाल पैदा होता है कि अगर बॉडी टू लाइंस के अंदर मूव कर रही है, टू डायमेंशनल मोशन है, तो क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे करते नहीं है। वजह क्या? कि जब बॉडी टू डायमेंशनल मोशन मूव करती है टू डायमेंशंस में, तो अगर हम उस पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना चाहें तो उसकी हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग कंसिडर करेंगे, वर्टिकल मोशन को अलग कंसिडर करेंगे, और दोनों मोशंस को अलग अलग लेकर अलग अलग इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़ा मुश्किल और कम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए जो टू डायमेंशनल मोशन है उसके लिए हमने अलग से इक्वेशंस बना रखी हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मोशन इन वन लाइन है, वन डायमेंशनल मोशन है, इसके ऊपर वो जो मशहूर 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको हम यहाँ पे सीखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये वन लाइन के लिए हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और वन लाइन के अंदर जो मोशन है वो फर्दर दो तरह से हो सकती है कि वो जो एक लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वो लाइन हो हॉरिजॉन्टल, या फिर स्टूडेंट्स वो वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकल लाइन हो। तो फिर ये देखना होता है फर्दर कि वन लाइन में बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल मोशन है या वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग से इक्वेशंस लिखेंगे और वर्टिकल मोशन में अलग से इक्वेशंस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो बॉडी की मोशन है उसके लिए हम इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो आप कंसिडर कीजिए कि एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब चूँकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। जब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो जो डिफरेंट तरह के वेक्टर्स हैं उनको हम स्केलर्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जो 4 वेरिएबल्स हैं उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं स्टूडेंट्स, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी ले लेते हैं v, देन एक्सेलरेशन, और इसके लिए जो टाइम लगा वो t। तो t तो ऑलरेडी जो है वो स्केलर है, और बाकी जो 3 वेरिएबल्स हैं ये तो वेक्टर्स हैं। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं कि डायरेक्शन तो बॉडी की चेंज नहीं होगी, लिहाजा इन 3 वेक्टर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, इनको कंसिडर कर सकते हैं स्केलर के तौर पे। तो ट्रीटेड एज स्केलर्स, यानी आपको एरो वगैरह ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है जब इनको हम स्केलर्स के तौर पे स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़ वो ये है कि स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करती है ना, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स डिस्टेंस के। वैसे एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन की जो मोशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की मोशन में आप डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करो या डिस्प्लेसमेंट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, तो इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी को vf से इंडिकेट करेंगे। जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन एक ऐसी बॉडी के ऊपर लगेंगी जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होंगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है और उसको ए से इंडिकेट कर रहे हैं। जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो एस से इंडिकेट होगी, और जो उसके लिए टाइम लगेगा उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 जो मशहूर इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन आप 9th में सीख चुके, तो यहाँ पे इनको आपने याद रखना है। आपकी फिंगर टिप्स पे ये होनी चाहिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
देन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी अगर हम बात करें तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर या 1/2 ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें अगर हम देखें तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब वैसे तो जो प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते वक्त अगर हम ये देखें कि यहाँ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी और क्यों लगेगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं कुछ जनरल चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप गौर करें तो एक्सेलरेशन ए जो है वो तीनों इक्वेशंस के अंदर मौजूद है। अगर बाकी सारे फैक्टर्स आपको नोन है एक्सेलरेशन के लिए फिर कोई सी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लो। अगर आपको टाइम मालूम करना है उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन मालूम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हो अगर बाकी सारे फैक्टर्स नोन है तो। और फिर डिस्टेंस मालूम करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप जो सेकंड और थर्ड इन्हीं में से कोई इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करोगे। और जो बेहतरीन तरीका है मालूम करने का कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी उसका तरीका यह है कि स्टूडेंट्स आप रफ में तीनों इक्वेशंस जो हैं वो लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन भी लिख लें, सेकंड भी लिख लें, थर्ड भी लिख लें। और फिर जो जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं जो आपका नीट पार्ट है वहाँ पे आपने डाटा लिख रखा है, वहाँ चारों वेरिएबल्स को आप देखें। वी आई जो आप देखो कि ये गिवन है या नहीं गिवन, इस तरह वी एफ को आप नोट करो, और फिर एस का जिक्र देखो, टी को देखो, ए को देखो। और स्टूडेंट्स जब आप इन वेरिएबल्स को सामने रखोगे और देखोगे कि वी आई फ़र्ज़ कर लो हमें नोन है, अक्सर इसका पता होता है क्योंकि बॉडी अक्सर हमें बताया जाता है कि बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से उसने चलना शुरू किया। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मूव करती है तो इसका मतलब है कि वी आई इक्वल टू ज़ीरो है। तो अक्सर केसेस के अंदर हमें वी आई नोन होता है, वी एफ जो है वो हमें मालूम करना होता है, डिस्टेंस हमें कुछ केसेस में दिया जाता है, कुछ में मालूम करना होता है। इन सारे फैक्टर्स को आप अपने सामने रखोगे फिर देखोगे कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है कि जिसमें एक फैक्टर अननोन हो और बाकी सारे फैक्टर्स नोन हो। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक फैक्टर अननोन और बाकी सारे नोन हो तो उस इक्वेशन को आप पहले इस्तेमाल करके जो अननोन फैक्टर है वो अननोन फैक्टर टू फाइंड के लिए आप मालूम कर सकते हो। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है इन इक्वेशंस को सोचने का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वन लाइन के अंदर जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे मोशन इन वर्टिकल लाइन। उसके लिए पहले हमें फ्री फॉल के कंसेप्ट को जान लेना चाहिए। तो इसके लिए हम रफ में चलते हैं और जो फ्री फॉल का कंसेप्ट है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स फ्री फॉल के लिए आप देखें, चूँकि फॉल का वर्ड है तो इसका मतलब है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गिरने जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स और इसने फॉल करना है टुवर्ड्स दी ग्राउंड, टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लेंगे। कंडीशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई बहुत दूर नहीं है, ये नियर दी सरफेस है। इसकी वजह भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करेगा तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर यहाँ पे हवा की वजह से अपवर्ड मोशन जो है वो अपवर्ड रेजिस्टेंस लग सकती है, एयर इसको रेजिस्ट कर सकती है। लेकिन हमने क्या करना है कि उस एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। तो ये दूसरी हमारी कंडीशन है, इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे कि एयर रेजिस्टेंस अगरचे लगेगी लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लें तो फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है और वो जो ओनली फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगेगी। और न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगती है तो स्टूडेंट्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये डाउनवर्ड जब बॉडी फॉल करेगी तो ये एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेट करती हुई डाउनवर्ड फॉल करेगी, यानी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जो स्टूडेंट्स फोर्स लगती है ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो फोर्स यूनिफॉर्म हो ना तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बात फिर ये सामने आई कि क्या ग्रेविटी जो है वो यूनिफॉर्म फोर्स है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक शर्त लगा रखी थी, एक कंडीशन लगा रखी थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। लिहाजा एक ऑब्जेक्ट जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है और वो फॉल करता है तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो फॉल करता है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन जो है वो भी यूनिफॉर्म होगा। और चूंकि ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये यूनिफॉर्म है। अब इन कंडीशंस पे कोई बॉडी जो है वो फॉल करती है ग्राउंड के ऊपर, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने फ्री फॉल किया, क्योंकि ए रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया था और बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव हुई। तो अगर ये कंडीशंस हैं ये दोनों नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ए रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको जी से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो फ्री फॉल बॉडी है उसका एक्सेलरेशन जी से इंडिकेट होगा और उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो जब हम वर्टिकल लाइन के अंदर मोशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें ग्रेविटी को फोकस करना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फोकस करना होगा। तो फ्री फॉल का जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं, वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब डायरेक्शन को देख लें तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी अलॉन्ग द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करती है, यहाँ पे हम अर्थ ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो आप जानते हो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है। तो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अलॉन्ग द ग्रेविटी मूव करता है, अलॉन्ग द ग्रेविटी अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों एक हैं, सेम है, एक तरफ हैं। इस केस के अंदर जो जी है, ग्रेविटेशनल जी है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करे। लेकिन अगर कोई बॉडी स्टूडेंट्स अपवर्ड मूव करती है तो अपवर्ड अगर वो मूव कर रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रही है। तो अपवर्ड मोशन में अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने की वजह से जी को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से फिर हमें वर्टिकल मोशन में ये बताना होगा, या जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो उसमें ये ख्याल रखना होगा कि बॉडी डाउनवर्ड मूव करिए तो जी पॉजिटिव लेंगे, बॉडी अपवर्ड मूव करिए तो फिर हम जी को माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो फिर आगे दो हिस्से हो जाएंगे। वर्टिकली डाउनवर्ड जब मोशन हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, जो ए है उसको हम जी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो ए है वो एक्सेलरेशन है और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम ए को जी से रिप्लेस करेंगे और जी को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो फिर जो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे ए लिखा हुआ था वहाँ पे हमने जी लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। कुछ जगहों पे जो एस है उसको एच से रिप्लेस कर दिया जाता है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे उसने एस को एस ही रहने दिया, एस से रिप्लेस नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एस को एस से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें भी जहाँ ए था स्टूडेंट्स वहाँ पे जी आ जाएगा और जी पॉजिटिव है तो साथ प्लस का साइन नहीं लिखते तो भी वो पॉजिटिव ही होगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी जहाँ ए था वहाँ स्टूडेंट्स जी आ गया। जब हम बात करते हैं कि बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो उस केस में ए जो है वो जी से रिप्लेस होगा, लेकिन जी को साथ हम नेगेटिव लेंगे। तो जहाँ ए था वहाँ हमने माइनस जी लिखा, फिर इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये वी आई माइनस जी टी बन गया। फिर सेकंड इक्वेशन में जहाँ ए था वहाँ माइनस जी लिखा, माइनस जी को या माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ स्टूडेंट्स माइनस आ गया। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ ए था वहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस जी, और इसको इसी तरफ बाहर निकाल के लिख दें तो ये माइनस टू जी एस
इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखें, तो फिर आपको ये देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल के लिए कहा जा रहा है, वर्टिकल के लिए कहा जा रहा है, वर्टिकल में अपवर्ड मोशन है या वर्टिकल में डाउनवर्ड मोशन है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझते हुए, जानते हुए फिर आपने जो इक्वेशन है वो लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अक्सर चूंकि गलती कर जाते हैं, वर्टिकल अपवर्ड में वहाँ जी को जो है वो माइनस में लेना होता है, तो वो माइनस में लेते नहीं है। इसलिए आम तौर पे यही कहा जाता है कि अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करी है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखो, तो उसमें फिर बच्चा जी तो ले लेगा लेकिन माइनस लगाना भूल जाता है। तो ये आपने ख्याल रखना है अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। आखिरी जो हमारी हेडिंग है वो है स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके लिए हम कुछ बात हम कर चुके हैं, उन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, और एक दो नई चीज़ें भी हैं। इक्वेशंस जो हैं ये मोशन की, ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल हैं। लीनियर का मतलब है कि वन लाइन के अंदर मोशन है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वो वर्टिकल होगी। फिर जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी होगा जब फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म हो। अगर फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। फिर यह है कि जो डायरेक्शन है मोशन की वो स्ट्रेट लाइन में हो। ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी तो वो स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हम कहते हैं कि लीनियर मोशन है। और फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दे तो फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब जो है, और उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको नेगेटिव लेने का मतलब जो है स्टूडेंट्स आप सीख लें, उसको जान लें। इसमें क्या है कि फ़र्ज़ कर लो हम एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो बॉडी है उसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, लाइक वो एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे मौजूद है, और उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आप पॉजिटिव ले रहे हो। लेकिन अगर आप इसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करोगे, इससे बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में आप लेते हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दैट केस इससे अपोजिट डायरेक्शन में वी आई फिर आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। और बॉडी जो है अगर मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो उसका मतलब है उसने अपनी डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लिया, और इस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो आम तौर पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, ये हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो पहले किस पोजीशन पे थी, पहले किस एक्सिस के ऊपर थी, उसके बाद किस एक्सिस के ऊपर गई है। तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ मिला के उसको देखा जाता है। इस लेवल पे जितनी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स में मोस्टली जो है वो 99.99% जो है वो वी आई पॉजिटिव लिया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जिसमें ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी बॉडी ने उसको रिवर्स कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर और इसका कंटेंट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।